अगला है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, जो एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं हमारी सीमेंट में, तो अगर वहाँ पे पानी ज़्यादा प्रेजेंट है, अगर जो भी हमारा सरफेस है उसके में, तो क्या होता है, वो रिएक्ट करते हैं और एक वाइट कलर का फॉर्मेशन जो है एक सरफेस पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। व्हाइट कलर का फॉर्मेशन का मतलब है सॉल्ट्स का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। वो सॉल्ट्स क्या होते हैं, वॉइड्स में डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा क्या होता है, इन सबसे ज्यादा जो है जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है ना, बेसिकली हो किससे रहे हैं, कि हम क्या क्वालिटी कंट्रोल अच्छा ना हमारा। ठीक है। या फिर हमारा कोई वाटर की वजह से पेनिट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से हमारी क्रैक्स का प्रोपगेशन हो गया। तो सबसे पहले मेन क्या है, हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे हमारे क्रैक्स किसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है। मेन जो है हमारा रिपेयर स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि हमारे क्रैक्स किस वजह से हो रहे हैं। ठीक है। क्या किस तरह के डैमेज की वजह से, स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से, मान लो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपने कम बना दी तो स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से, नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेस की वजह से, कि भाई हमारा जो क्रैक है वो इसकी वजह से कि भाई हमारे वॉइड्स में वाटर आ गया। ठीक है। हमने जो है रीइंफोर्समेंट में कवर कम प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रैक्स में आता है। तो हमें सबसे पहले डैमेज पता करना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ क्रैक्स के बारे में कुछ बता रखा है कि अलग अलग तरह से अलग अलग क्रैक्स होती है। तो बेसिकली क्रैक्स दो तरह से होती है, एक स्ट्रक्चरल डैमेजेस की वजह से होती है, एक नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेस की होती है। स्ट्रक्चरल डैमेजेस की वजह से होती है जो बीम कॉलम जो है, जो डैमेज हुए हैं, जो अपनी लोड कैरिंग कैपेसिटी को लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल डैमेजेस। नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेस की वजह से क्या है, कि भाई वाटर का सीपेज हो गया, सरफेस क्रैक्स जो आ रहे हैं, इस तरह के बोलेंगे नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेस। बेसिकली नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेस जो होते हैं हम उन्हीं को ही ट्रीट कर पाते हैं। स्ट्रक्चरल डैमेजेस को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा जो मेंबर है, जैसे कॉलम टूट रहा है आपका बहुत ज्यादा है, आपका कॉलम जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम है, लेकिन आपने जो लोड जो है उसको बहुत ज्यादा लगा दिया है, तो क्या होगा, आपको उस कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा कुछ शटरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किस तरह से भी आपको उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई क्रैक्स है तो वो आप नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेस में आती है, उसको आप सिंपली ग्राउटिंग प्रोसेस से रिमूव कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला मेथड है इसमें एक्सपेंडिंग सीमेंट मेथड। कुछ नहीं करेंगे, सीमेंट लेंगे जो एक्सपेंड करती है, उस क्रैक्स को है वो क्रैक को खोदेंगे, थोड़ा सा थोड़ा उस क्रैक को बड़ा करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग सीमेंट जो है, ठीक है, उसे हाई प्रेशर से उसके अंदर डालेंगे और डाल के क्या करेंगे, वो अपने आप एक्सपेंड करेगी, जहाँ पे भी क्रैक्स प्रोपोगेट हुई है वहां तक खुद उसमें जाके बढ़ जाएगी। ड्राई पैक मेथड का कहने का मतलब ये होता है कि जो हम जो कॉन्क्रीट जो मोर्टार यूज करते हैं ड्राई पैक मेथड में, उसकी रेशियो होती है 1:1, मतलब एक सीमेंट लेंगे उतनी ही सैंड लेंगे, मतलब जो ड्राई जो भी हम मतलब बना रहे हैं ना मोर्टार, वो एकदम ड्राई होगा। बेसिकली वो है ड्राई पैक मेथड। सेम जो उसमें किया एक्सपेंडिंग सीमेंट वो इसी में करते हैं। उसमें सेम जो हमारी क्रैक है उसको तोड़ेंगे, वो 2.5 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ जो है, पहले हम होल को प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पे भी क्रैक है उसको तोड़ा, उसको होल को प्रिपेयर किया, उसको क्लीन किया, एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड किया, फिर वहां पे हम हमारी हमारा मिक्सचर बनाया हमने सीमेंट और सैंड का, और उसके बाद हम जो है हमारी प्लेसिंग ऑफ सीमेंट करेंगे। अब रिप्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मेथड, रिप्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मेथड जहाँ यूज होती है जहाँ क्रैक्स जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो, थोड़ी बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, उतना पार्ट सारा रिमूव करेंगे, एक कंक्रीट का मिक्सचर बनाएंगे और वहां पे लगा देंगे। और रिप्लेसमेंट ऑफ मोर्टार, मोर्टार भी सेम तरह का मेथड है कि भाई सिमिलरली मोर्टार ही हम जो पहले यूज करें अगर हमारी क्रैक्स का ज्यादा प्रोपोगेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर पूछे डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स का कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंक्रीट हमारी जो है किसी भी तरह से अपनी जो है ड्यूरेबिलिटी लूज करे तो हम उसे डिफेक्ट बोलेंगे। बेसिकली डिफेक्ट आ किस वजह से रहे हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल डैमेजेस या फिजिकल डैमेज या क्वालिटी की किसी भी तरह से आ रहे हैं तो वो आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। फिर डिफेक्ट किस किस तरह में आपने क्लासीफाई किए हैं, मैक्रो इफेक्ट्स किए हैं और माइक्रो इफेक्ट्स किए हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो इफेक्ट्स की हो किसकी वजह से, कॉज क्या है उसका,
बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है, या कोई एटमॉस्फेरिक एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। या हमारा जो है एक्सपोजर कंडीशन, वाटर का पेनिट्रेशन हो गया किसी तरह से, ठीक है। और उसके बाद इन कॉजेस जो डिफेक्ट्स कौन कौन से तरह के होंगे, फ्रीज थॉ इफेक्ट होगा, केमिकल इफेक्ट होगा, स्पॉलिंग होगी, उसका ब्लिस्टरिंग होगी, स्केलिंग होगी, क्रेजिंग होगी, ठीक है, अलग अलग तरह के आपके जो, अब ठीक है। अब रिपेयर किससे कर रहे हो, रिपेयर क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्रैक्स का रिपेयर कर रहे हैं। 4 मेथड यूज करें, एक में एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज करी है, एक में ड्राई स्पैक सीमेंट मेथड यूज किया है जिसमें ड्राई सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। एक में कंक्रीटिंग का रिप्लेसमेंट किया है, पूरी कंक्रीट का रिप्लेसमेंट जब भी करें कर सकते हैं जब कोई बहुत बड़ी क्रैक्स हो, ठीक है। एक हम क्या करें, रिप्लेस करें मोर्टार को, बेसिकली मोर्टार का रिप्लेसमेंट ड्राई पैक मेथड का सेम ही है, और इसमें जो है जो हमारी रेशियो यूज करें वो 1:4, 1:3 ऐसे यूज करते हैं। अब इसमें ये बता रखा है प्रिकॉशन क्या रखनी है कि अवॉइड क्रैकिंग के लिए। तो लोड जो हम बना रहे हैं, अगर कोई स्ट्रक्चरल डैमेजेस नहीं करना तो लोड जो कैलकुलेट कर रहे हो आप सही करो, कि जिस चीज के लिए डिजाइन कर रहे हो उसी चीज के लिए करो, ठीक है। एग्रीगेट्स वेल ग्रेडेड होना चाहिए, मिक्सचर हमारा क्वालिटी कंट्रोल उसकी अच्छी होनी चाहिए, वॉइड्स जो है हमारे कम होने चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो अच्छी तरह से मेंटेन होनी चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, हनी कॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए, कोई तरह से सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल नहीं होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट का कवर अच्छी तरह से प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। क्योरिंग बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए, श्रिंकेज को जो है हमारी कैसी तरह से हमें प्रिवेंट करना चाहिए। अब ये कुछ जनरल पॉइंट बता रखे हैं रिमेम्बर करने के लिए, ठीक है। ये सब पॉइंट जो है आप, कई पॉइंट तो है जो अब आप सारे आरसीसी में जाके पढ़ोगे, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा आपका आरसीसी, जैसे लैपिंग 36 mm के बाद नहीं होती, ठीक है। लैपिंग कहने का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि दो रीइंफोर्समेंट बार को, मतलब लैपिंग का जैसे मान लो आपका एक बार है, मेरी एक कॉलम है, और यहाँ पे मेरी आ रही है एक बीम, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेन रीइंफोर्समेंट होती है, मेन रीइंफोर्समेंट जो उसके लेंथ के अलॉन्ग होती है कॉलम में, ठीक है, वो जो मेन प्राइमरी जो मैक्सिमम मोमेंट लगता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रेजिस्टिंग मोमेंट। तो हम क्या करते हैं, ये जो होता है, जो बार आ रही है उसको इस तरफ से प्रोवाइड, मतलब आगे तक प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बीम के अंदर भी जाए, ठीक है। तो बीम के अंदर की जो रीइंफोर्समेंट होती है वो सिमिलरली जैसे अब इस तरह से आएगी। तो ये जो है, इन दोनों जो बीम्स को हम किसी से लैप करते हैं, ठीक है। तो लैपिंग जो है, जो 36 से ज़्यादा डायमीटर की अगर कोई हो, अगर मान लो ये 36 mm से ज़्यादा की डायमीटर की बार हो, तो वहाँ पे लैपिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे क्या होता है, वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से वो आगे पढ़ लोगे। चेयर स्पेसिंग मैक्सिमम इज 1 मीटर और 1 नंबर पर मीटर स्क्वायर। चेयर स्पेसिंग, चेयर स्पेसिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। चेयर स्पेसिंग मैक्सिमम इज 1 मीटर, अच्छा, कहने का मतलब ये है इसमें, अगर मान लो आपने कोई रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, वो ऐसे है, ऐसे जा रहा है, और फिर ऐसे है, ठीक है, या किसी भी तरह से वो एक चेयर की शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो 1 मीटर होनी चाहिए मान लो, या फिर ऐसे ले लो,
ऐसे ले लो, ठीक है। ये कोई रीइंफोर्समेंट है, जैसे मान लो यहाँ से रीइंफोर्समेंट ऊपर गया एक, फिर आगे जाके फिर से एक बेंड हो गया, या नीचे जाके फिर वो बेंड हो गया, तो वो जो रीइंफोर्समेंट है उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 मीटर मतलब कहने की मतलब है कि उन दो के बीच में जो स्पेसिंग है, ऐसी दो जो बार हो, उसे 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब डोवेल बार प्रोवाइड करते हैं हम, जो भी हमारे लेटरल जॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बताया ना किसी भी स्लैब के। मान लो ये आपकी सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, मतलब इस तरफ से आपका ट्रैफिक मूव होता है, मतलब इधर जाते हैं आप, तो ये जो जॉइंट उनको कनेक्ट करते हैं उसके लिए डोवेल बार यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोवेल बार, ठीक है। और जैसे ही अगर हम यहाँ पे जो जॉइंट आता है बीच में, इसे टाई बार से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बता रखा है कि चेयर्स में मिनिमम डाया 12 mm की यूज करते हैं, डोवेल बार में मिनिमम 12 mm की यूज करते हैं। अब कॉलम के लिए ये बता रखा है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट 0.8% और 6%, ठीक है। वो डिपेंड करता है, इसमें अगर आपने लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रखे हो तो ये 4% हो जाता है, ठीक है। मेन बार कितने mm की प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम स्लैब की थिकनेस 125 mm है, मतलब ये बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट होते हैं, ये सारा कुछ आप जब पढ़ोगे उसमें रीइंफोर्स कंक्रीट में, क्योंकि वहीं पे आप जो है रीइंफोर्समेंट का सारा काम अभी देखोगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा तरह से आइडिया लग जाएगा। ये मिनिमम इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, डायमेंशन टॉलरेंस क्यूब्स जो बनाते हैं उसमें 2 mm की तक होनी चाहिए, फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट कितने तक कराते हो, 1.5 मीटर तक। ये कुछ डेंसिटी दे रखी है ब्रिक्स की, कंक्रीट की और रीइंफोर्स कंक्रीट की। रीइंफोर्स कंक्रीट की हम मानते हैं 2500, मतलब 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ब्रिक्स की 16 1700 टू 1800 मान लेते हैं, 1700 ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर मोर्टार की 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इन दो में से कोई भी एक एज्यूम कर लेते हैं। अब ये शटरिंग टाइम दिया हुआ है अलग अलग का, कि भाई कॉलम के लिए हम कितनी देर में शटरिंग रिमूव कर सकते हैं, 16 से 24 घंटे में, ठीक है। बीम्स के लिए कितने में कर सकते हैं, बीम के इतने स्पैन को कितने में कर सकते हैं, आर्चेस के लिए कितने में करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमारा जो पुअर कंस्ट्रक्शन की मेथड की वजह से क्या क्या हमारे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब किस किस की वजह से, मतलब क्या पुअर जो कंस्ट्रक्शन मेथड जो हमने यूज किए हैं, ठीक है। तो हमने स्टील का प्लेसमेंट पूरा नहीं प्रोवाइड किया, कवर नहीं अच्छी तरह से प्रोवाइड किया, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स नहीं प्रोवाइड किए, ठीक है। ग्राउटिंग ग्राउटिंग जो मैंने बता ही दिया, अगर उसी तरह से कोई लीकेज हो रही है, कंपैक्शन अच्छी तरह से नहीं किया, सेग्रीगेशन हो गया, हनी कॉम्बिंग हो गया, ठीक है। इस तरह से ये डिफेक्ट्स होते हैं। अभी तक बताओ किसी को डाउट है? अब अगला बोलता है इसमें प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स एंड इट्स प्रिवेंशन। तो प्लास्टिक श्रिंकेज होती किस वजह से है, कि भाई हमारी जब कंक्रीट में इवेपोरेशन कर लो, मतलब वाटर का लॉस होता है, जब वाटर इवेपोरेट करता है तो हमारी कंक्रीट श्रिंक करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज। जब प्लास्टिक स्टेज में होती है, जब श्रिंक करते हैं तो बोलेंगे प्लास्टिक श्रिंकेज।
होती है इसकी वजह से, इवेपोरेशन, वाटर के लॉस की वजह से। ठीक है, तो प्लास्टिक श्रिंकेज बेसिकली प्रिवेंट कैसे करेंगे? क्योरिंग अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, तो हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज का प्रिवेंशन हो जाएगा। लॉस ऑफ मॉइस्चर प्रिवेंट करना है, हमारी श्रिंकेज कम होगी। ये है प्लास्टिक श्रिंकेज का। ठीक है, अब क्लोराइड अटैक होते हैं, तो मैंने अभी बताया आपका क्लोराइड अटैक, सल्फेट अटैक और एक कार्बोनेट अटैक आएगा। ये तीनों अटैक बेसिकली होते हैं कि इसमें कोरोज मतलब जो रीइंफोर्समेंट जो होती है उस पे होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ये ना आपका क्या होगा, जैसे ये आपकी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, जैसे ये किसी क्लोराइड वाले वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से कौन जो हमारा जो ये क्या बोल सकते हैं, जो हमारा कौन जो रीइंफोर्समेंट बार है उसकी थिकनेस कम होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली वही कोरोजन है, एक तरह से कहने का मतलब है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड से जो कैथोड की तरफ जो मूव करता है, ठीक है। फिर सल्फर अटैक, सल्फर अटैक भी सेम है। सल्फर अटैक होगा किसके, जो अगर मान लो हमारे सॉइल में सल्फेट कंटेंट ज़्यादा या फिर एसिड, मतलब जो हमारा जो क्या बोल सकते हैं सी वाटर के ज़्यादा हमारे नियर है, उसके वजह से कोई अटैक हो, तो उसमें क्या होगा, सल्फर अटैक से होता है ये कि हमारी जो कंक्रीट हो जो होती है उसमें सल्फर आ जाता है। सल्फर कंटेंट बढ़ने से क्या होता है, उसमें एट्रिंगाइट का फॉर्मेशन होता है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, चैप्टर 4 में शायद पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो कंक्रीट होती है वो एक्सपैंड करना बहुत ही ज़्यादा, उसमें वॉल्यूम का इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, जैसे वॉल्यूम का इंक्रीज होता है तो कंक्रीट एक्सपैंड करती है, क्रैक्स जो होती है बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोरोजन भी होगा। कंक्रीट जो है हमारी जो है टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन से वैसे जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। कार्बोनेशन अगर कहीं पे भी हो रहा है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन कार्बोनेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, जो स्टील का जो होती है रीइंफोर्समेंट बार, उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है ये, लेकिन ये हमारी स्टील का कोरोजन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बता रखा है एल्कली सिलिका रिएक्शन। ठीक है, एल्कली सिलिका रिएक्शन में कुछ नहीं होता। सिमिलरली जो एएसआर में जो सिलिका प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, कंक्रीट के साथ जो है रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सिलिका रिएक्ट करेगा तो अनसाउंडनेस प्रोड्यूस करेगा। अनसाउंडनेस, वॉल्यूम चेंजेस होंगे, वॉल्यूम चेंज होंगे तो क्रैक्स प्रोड्यूस होंगे। सेम वही है। एसिड अटैक, एसिड अटैक का देख लिया। एसिड अटैक से क्या होता है, जो कंक्रीट का जो सरफेस होता है ना, उसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कंक्रीट के सरफेस का कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी जो रीइंफोर्समेंट है उसका भी कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपका पूरा इस तरह से आपका 9 चैप्टर है। तो हमने वेरियस ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग में क्या क्या देखे। सबसे पहला ऑपरेशन हमने देखा कि सबसे पहले हमारी जो कंक्रीट है उसको लेके आओ। ठीक है, सबसे पहले उसको सही ढंग से स्टोर करो, जो भी हमारे मटेरियल्स है। उसके बाद हमने देखा कि भाई हमारे मटेरियल को स्टोर कर लिए, अब हमारे मटेरियल को बैचिंग करो, कि मतलब हम जो मिक्स बना रहे हैं उसकी बैचिंग करो। ठीक है, वेट के रेस्पेक्ट में बैचिंग करो या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करो। बेसिकली अब हम करते हैं किसमें, वेट के रेस्पेक्ट में। बैचिंग करने के बाद हमने कर ली, अब हमारे कंक्रीट के मिक्सचर को मिक्स करो। मिक्स हम कर सकते हैं मैनुअल मिक्सचर से या कर सकते हैं हम मशीन मिक्सर से। मशीन मिक्सर से हमने देखे थे टिल्टिंग ड्रम मिक्स देखा था, ठीक है, और नॉन टिल्टिंग टाइप हमने ड्रम मिक्स देखा था, और एक पैन टाइप मिक्स देखा, पैन टाइप में मिक्सर देखा था। तो उनमें कुछ नहीं होता, टिल्टिंग टाइम में हम उसे टिल्ट कर सकते हैं किसी भी, और उसमें एक होल होता है एक सिलेंडर में।
फिर हमने देखा था नॉन टिल्टिंग टाइम, उसमें दो होल होते हैं, उसमें एक तरफ से मटेरियल डालते हैं, एक तरफ से मटेरियल को रिमूव कर लेते हैं। मटेरियल को जहाँ रिमूव करते हैं वहाँ शूट लगाते हैं। शूट कहने का मतलब क्या होता है, एक कर्व्ड सा मेटल सा होता है जो हम किसी स्लोप पे प्रोवाइड करते हैं, और उसकी कितनी स्लोप थी, 1:2.5, 1 वर्टिकल इज टू 2.5 हॉरिजॉन्टल, ये उसका क्राइटेरिया था, इतनी तो होनी चाहिए स्लोप। ठीक है, अब हमने क्या कर ली, मिक्सिंग कर ली। मिक्सिंग करने के बाद हम क्या करें, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मिक्स हुआ है और जहाँ तक प्लेस होना है उस तक लेके जाने को बोलेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किससे कर सकते हैं, पैन में डालो उससे कर सकते हैं, अगर छोटा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब पैन नहीं है तो ट्रॉली ले लो। ठीक है, ट्रॉली से या फिर उसे अपने हैंड से मूवमेंट करवा के, क्या बोलते हैं उसे, व्हील बैरो। ठीक है, व्हील बैरो से मतलब धक्का लगा के, एक पहिए वाली गाड़ी होती है उसमें व्हील बैरो से मूव कर लो। ठीक है, नहीं तो क्या करो, बकेट एंड ड्रॉप। अगर मान लो आपका जो कंक्रीट जो प्लेस करनी है, मतलब ट्रांसपोर्ट करनी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब लार्ज क्वांटिटी है, साइट तक पहुंचाने के लिए आप इजीली साइट पे पहुंचा नहीं सकते हो, साइट असेसिबल नहीं है इतनी आसानी से, तो आप क्या करोगे, बकेट एंड ड्रॉप का यूज करोगे। ठीक है, नहीं तो ट्रक डंपर सा कर सकते हो। डंपर्स कुछ नहीं होते, एक मिक्सर भी होते हैं, एक डंपर होते हैं। मिक्सर वो होते हैं जो साथ में मिक्स भी करते रहते हैं। ठीक है, और डंपर जो होते हैं सिंपल एक ट्रक की तरह होते हैं जो सिर्फ कंक्रीट को डंप कर जाएंगे। बेल्ट कन्वेयर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, शूट का यूज कर सकते हो, स्किप एंड होइस्ट का यूज कर सकते हो, या कंक्रीट पंप्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड किसके हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो हमारी कंक्रीट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करें हम, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को आप प्लेस कर रहे हैं, जहाँ पे भी कंक्रीट को प्लेस करनी है, मतलब जहाँ पे भी जिसे रिक्वायर्ड शेप मोल्ड में हम कर रहे हैं उसमें उसे बोलेंगे प्लेसिंग। ठीक है, तो प्लेसिंग कर ली। ठीक है, अब प्लेसिंग में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा बड़े पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो भी प्लेस कर रहे हैं हर जगह पे इक्वल प्लेसिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे कुछ प्लेसिंग के थे। ठीक है, उस प्लेसिंग के बाद हमने देखा था फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क में देखा था कि जो भी फॉर्म वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर्म वर्क का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी कंक्रीट को शेप प्रोवाइड करनी है, जो मोल्ड है उसका, उसे फॉर्म वर्क कहते हैं। फॉर्म वर्क में लकड़ी लकड़ी के हो सकते हैं, प्लाईवुड के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है, अब फॉर्मवर्क की इकोनॉमी सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए, जहाँ पे भी यूजेस है हम उसको उस हिसाब से उसे चेंज कर सकें। ठीक है, उसका फंक्शन मल्टीपल फंक्शन होना चाहिए, मतलब उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमी मेन फैक्टर था। ठीक है, कॉस्ट कम होना चाहिए, लंबे टाइम तक ड्यूरेबल होना चाहिए। उसके बाद में फंक्शनल रिक्वायरमेंट में इजीली एसेसिबल होना चाहिए, इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी लगे जाके उसे लेके जा सकते हैं। अगर मान लो कहीं पे भी हमारी शेप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, डिजायर्ड शेप का नहीं, तो उसे काट के वहीं पे ही सही कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे फॉर्म वर्क का। फॉर्म वर्क के बाद हमारी प्लेसिंग होगी, अब हमारा कंपैक्शन होगा। ठीक है, कंपैक्शन के लिए हमने देखा था कि भाई हम वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन किस किस से करते हैं। ठीक है, एक तो नीडल वाइब्रेटर हमने देखा था। ठीक है, नीडल वाइब्रेटर के बाद में हमने देखा था फॉर्म वर्क वाइब्रेटर। ठीक है, उसके बाद में स्क्रीड वाइब्रेटर देखा था, मतलब सरफेस वाइब्रेटर था एक तरह से। टेबल वाइब्रेटर देखा था और प्लेटफॉर्म वाइब्रेशन देखा था। उसके बाद हमने फिनिशिंग करी थी, उसमें स्क्रीडिंग देखी है, फ्लोटिंग देखी है और ट्रैवलिंग देखी है। ठीक है, ठीक है, हमने उसके बाद फिनिशिंग देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्योरिंग की है। क्योरिंग भी अलग अलग तरह से की है, शेडिंग प्रोवाइड करके, ठीक है, या स्टीम क्योरिंग करके, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर से, पॉन्डिंग मेथड से, मेम्ब्रेन क्योरिंग से, या फिर कवरिंग कर रहे हैं उसको जूट बैग से। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो डिफेक्ट्स थे, हमारे पहले जॉइंट्स प्रोवाइड किए, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन,
आइसोलेशन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स जो है, ये हमारा पूरा चैप्टर 9 का ओवरव्यू है एक तरह से। वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए हमें सीमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट एरिया होना चाहिए, ठीक है, ऊपर से इतनी डेप्थ से मतलब 1 मीटर कम होना चाहिए, ठीक है, एक सफिशिएंट गैप होना चाहिए उनके बीच में, और जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से अब लेआउट ऑफ वेयर हाउस स्टोरिंग द मेथड ऑफ स्ट्रॉन्ग सीमेंट, एक लेआउट बनाना है, ठीक है, सीमेंट के स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर का एक तरह से ओवरव्यू है।